यूरोप भर में क्षितिज बदल गया है। पेरिस, ब्रुसेल्स, बर्लिन, स्टॉकहोम, वियना, एम्स्टर्डम, एक मस्जिद, फिर 10, फिर दर्जनों। महाद्वीप के दिल में एक देश ने यह सब देखा और फिर चुपचाप न कह दिया। चेकिया। 10.5 मिलियन लोग उपहासित, उपदेशित, मुकद्दमे झेले, प्रतिबंधों से धमकाया, फिर भी डटे रहे। अब ब्रुसेल्स ने उन्हें खुली छूट दे दी और जिस देश को हमने कभी पागल कहा था वह यूरोप में अकेला ऐसा लगने लगा है जिसने इसे आते देखा था। तो कैसे एक छोटे मध्य यूरोपीय राष्ट्र ने उस बदलाव से खुद को अलग रखा जिसने बाकी महाद्वीप को नया रूप दिया? कैसे प्राग एक अछूत से एक विशेष दर्जा पाने वाले के रूप में बदल गया और क्यों शेष यूरोप अचानक पूरब में उस देश को देख रहा है जिसे वह बरसों से दबाने की कोशिश कर रहा था? आइए इसे समझते हैं। चेकिया यहां कैसे आया, ये जानने के लिए हमें 2015 पर लौटना होगा, वह वर्ष जिसने यूरोपीय सहमति तोड़ दी थी। उस साल 1.3 मिलियन से अधिक शरणार्थी यूरोप में दाखिल हुए, मुख्यतः सीरिया, अफगानिस्तान और इराक से। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार यह 2014 की संख्या से लगभग 5 गुना ज्यादा था। 300 से ज्यादा लोग भूमध्य सागर पार करने में मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप ने ऐसी बड़ी जन आवाजाही नहीं देखी। ब्रुसेल्स की प्रतिक्रिया त्वरित और बाध्यकारी थी। सितंबर 2015 में यूरोपीय संघ परिषद ने अनिवार्य पुनर्वास योजना पारित की। योजना ग्रीस और इटली से 120 शरणार्थियों को बाकी ब्लॉक में बांटना। कोटा तय हुआ जनसंख्या, जीडीपी और शरण योगदान से। कोई भी सदस्य देश बाहर नहीं निकल सकता था। चेकिया का हिस्सा लगभग 291 व्यक्ति था। कागज पर कम पर निहितार्थ गहरा, क्योंकि पहली बार ब्रुसेल्स पूछ नहीं रहा था बल्कि बता रहा था। सदस्य देशों को प्रवासी सौंपे जा रहे थे, चाहे वे उन्हें चाहें या नहीं। उस साल अकेले जर्मनी ने 890,000 से ज्यादा लोगों को अपनाया। पश्चिमी यूरोप के नेताओं ने नैतिक कर्तव्य, एकजुटता और एक निर्णायक चुनौती स्वीकारने की बात की। चेकिया ने सुना और फिर पीछे हट गया। क्योंकि बर्लिन, स्टॉकहोम ने इसे मानवीय क्षण माना, प्राग ने कुछ और देखा, कुछ जाना पहचाना। कई चेकों को यह किसी विदेशी सत्ता जैसा लगा जो उनकी जीवन शैली तय कर रही थी, वे सहमत हों या नहीं। माहौल भी नरम नहीं हुआ। यूरोपीय संघ के 13 नवंबर 2015 मतदान के 2 माह बाद पेरिस में समन्वित हमलों से 130 लोग मारे गए। हमलावरों में वे थे जो उन्हीं प्रवासन मार्गों से यूरोप आए जिन्हें ब्रुसेल्स सदस्य देशों को अब सामूहिक रूप से म्यूजिक संभालने को कह रहा था। पश्चिमी राजधानियों में आधिकारिक रुख यही था, प्रवासन को आतंकवाद से न जोड़ें। पर प्राग में यह तर्क ठीक नहीं बैठा। सर्वेक्षणों से दिखा कि अगले हफ्तों में कोटा प्रणाली के प्रति चेकिया का विरोध फिर बढ़ा। ब्रुसेल्स जिस नाजुक सहमति को बना रहा था वह टूट रही थी और चेकिया हर दरार को देख रहा था। चेकिया भावुक नहीं बल्कि ऐतिहासिक प्रतिक्रिया दे रहा था। यह वह देश है जिसने सोवियत प्रभुत्व में 4 दशक बिताए, 40 साल तक विदेशी राजधानी से आदेश पाने वाला, 40 साल बाहर से थोपी गई नीतियां, आबादी सहमत हो या नहीं। जब 2015 में ब्रुसेल्स बाध्यकारी कोटा लेकर आया, कई चेकों को एकजुटता नहीं दिखी। उन्हें एक परिचित पैटर्न दिखा। बड़ी शक्ति, छोटा देश, नैतिक दायित्व बनकर आया आदेश, और उन्होंने जमकर विरोध किया। कुछ और भी था। फ्रांस या ब्रिटेन से अलग चेकिया का मध्य पूर्व या उत्तरी अफ्रीका में कोई औपनिवेशिक इतिहास नहीं। पीढ़ियों से बने कोई प्रवासी समुदाय नहीं थे। कोई बहुसांस्कृतिक ढांचा नहीं जो 50 साल से नए लोगों को खामोशी से समा रहा हो। 2011 की जनगणना से दिखा कि देश में अधिकांश जातीय लोग चेक थे। यह वह समरूपता है जिसे पश्चिमी यूरोप ने दशकों पहले खो दिया, और इसने चेकों की तीव्र जनसांख्यिकीय बदलाव की सोच को आकार दिया। न अनिवार्य, न लाभदायक, बल्कि जोखिम भरा। और आंकड़े खुद बोलते थे। सीवीवीएम के सर्वेक्षणों से दिखा 2015-16 में 70% से ज्यादा चेक नागरिक यूरोपीय संघ के कोटा के तहत शरणार्थी लेने के खिलाफ थे। 2016 के अंत तक यह आंकड़ा 78% पार कर गया। यूरो बैरोमीटर के आंकड़े बताते हैं उसी दौरान जर्मनी में विरोध 40% के आसपास था, फ्रांस 50% के करीब, स्वीडन, नीदरलैंड 40 से 50% के बीच कहीं। चेकिया में लगभग हर 10 में से 8 ने नहीं कहा। यह कोई सीमांत स्थिति नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय सहमति थी
जो वाम दक्षिण शहरी ग्रामीण युवा वृद्ध सभी पर लागू थी। चेक राजनेता जानते थे कि इसका विरोध करना चुनावी आत्महत्या होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। तत्कालीन राष्ट्रपति मिलोस ज़मान, जो स्पष्टवादी थे, ने खुले तौर पर कहा कि चेक समाज में मुस्लिम समुदायों का एकीकरण असंभव है। पश्चिमी मीडिया ने उन्हें लापरवाह कहा। चेक मतदाताओं ने उन्हें 2018 में फिर से चुना। राजनीतिक वर्ग ने स्थिति को समझा। मध्यवाम सामाजिक डेमोक्रेट्स, बाबिश के एओ आंदोलन से ओकामुरा के धुर दक्षिणपंथी एसपीडी तक, पार्टियां लगभग हर बात पर भिन्न थीं, सिवाय इसके। प्रवासन पर चेक राजनीति ने प्रभावी रूप से एकजुट होकर मतदान किया और उस ऐतिहासिक स्मृति ने आगे की हर बात को आकार दिया, क्योंकि जब 2017 में यूरोपीय संघ का 2 साल का पुनर्वास कार्यक्रम खत्म हुआ, चेकिया ने सिर्फ 12 लोग लिए थे। जी हां, 1 दर्जन। लगभग 100 में से 12, आधा प्रतिशत से भी कम, पूरे ब्लॉक में सबसे निम्न अनुपालन दर। तब आंतरिक मंत्री मिलान शियोवानेक ने यह सार्वजनिक किया, अब कोई पुनर्वास स्वीकार्य नहीं, पूर्ण विराम। उनके अनुसार इस प्रणाली ने राष्ट्रीय संदर्भ, सुरक्षा चिंताओं और चेक मतदाताओं की इच्छा को अनदेखा किया। ब्रुसेल्स ने इसे अच्छा नहीं माना। 13 जून 2017 को यूरोपीय आयोग ने चेकिया, पोलैंड, हंगरी के विरुद्ध पुनर्वास दायित्वों में विफलता पर उल्लंघन कार्यवाही की। आरोप गंभीर था। यूरोपीय संघ संधि का अनुच्छेद 80 एकजुटता को मुख्य सिद्धांत मानता है। कोटा अस्वीकार करना सिर्फ असुविधा नहीं, कानूनी तौर पर संधि का उल्लंघन था। धमकियां तुरंत मिलीं, वित्तीय प्रतिबंध, यूरोपीय संघ के संरचना कोष तक पहुंच में कमी, जो चेक जीडीपी का 3% था, राजनयिक अलगाव। द गार्डियन और ले मोंडे जैसे पश्चिमी मीडिया ने चेकिया को अछूत राज्य करार दिया, जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया, जबकि अग्रिम पंक्ति के देश दबाव में थे। आर्थिक तर्क अभेद्य लग रहा था। 2015 में चेक निर्यात का 80% से ज्यादा यूरोपीय संघ के बाजार में गया। एक छोटा भू-आबद्ध देश ब्रुसेल्स को नाराज नहीं कर सकता था। विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की कि प्राग अंततः मान जाएगा। यह अवहेलना ऐसी विलासिता थी जो चेकिया लंबे समय तक नहीं वहन कर सकता था, सिवाय इसके कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वर्ल्ड बैंक के अनुसार चेक जीडीपी 2015 से 2020 तक सालाना औसतन 2.5% बढ़ती रही। निर्यात यूरोपीय संघ फंड जारी रहे और पतन कभी नहीं आया। और फिर कुछ और बदला। चेकिया अकेला खड़ा नहीं रहा। सीमा पार 3 देश ब्रुसेल्स को उसी संदेह से देख रहे थे। पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया। चेकिया संघ, उन्होंने विजिग्राद समूह बनाया, 1991 में स्थापित क्षेत्रीय गठबंधन, जो मूलतः साम्यवाद समन्वय ब्लॉक था। 2015 में इस शांत गठबंधन का अचानक एक मकसद मिला। 66 मिलियन से ज्यादा लोग, यूरोपीय संघ में बड़ी मतदान शक्ति और 4 सरकारें जो राजनीतिक मतभेद होने पर भी एक बात पर सहमत थीं। अनिवार्य प्रवासन कोटे मध्य यूरोप में काम नहीं करेंगे। 2015 प्राग शिखर सम्मेलन में V4 नेताओं ने इसे औपचारिक बनाया। संयुक्त बयान, समन्वित रुख, पुनर्वास पर सीमा सुरक्षा, खुली सीमा पर संघर्ष क्षेत्रों को सहायता, एक साथ व्यक्त एक सुसंगत वैकल्पिक दृष्टि। इससे ब्रुसेल्स के समीकरण बदले। एक विद्रोही सदस्य देश पर दबाव डालना एक बात है, यूरोपीय संघ की 14% आबादी वाले क्षेत्रीय ब्लॉक पर दबाव डालना बिल्कुल अलग बात है। अचानक प्रवासन पर पूर्व पश्चिम विभाजन केवल चेक समस्या नहीं थी, यह संरचनात्मक राजनीतिक था। यह यूरोपीय परियोजना में एक सीधा दोष था और इसने चेकिया को सुरक्षा दी। हंगरी के विक्टर ऑर्बन ने ज्यादातर सुर्खियां बटोरी। पोलैंड ने अधिकांश राजनयिक विरोध को सहन किया। पश्चिमी राजधानियां बुडापेस्ट और वार्सो पर केंद्रित रहीं। प्राग ने अपनी स्थिति बनाए रखी। न ड्रामा न नाटकीयता, बस एक शांत निरंतर पालन से इनकार। ब्लॉक एक समन्वय निकाय के रूप में भी काम करता था। V4 के आंतरिक मंत्री नियमित रूप से मिलते थे। संयुक्त सीमा सुरक्षा अभियान चलाए गए। यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलनों से पूर्व स्थिति पत्र साथ में बनते थे। जब ब्रुसेल्स कोई प्रस्ताव मतदान पर लाता, तब चारों मध्य यूरोपीय सरकारें पहले ही जानती थीं कैसे और क्यों मतदान करना है। यूरोपीय संघ में ऐसा समन्वय दुर्लभ है। इसने V4 को अलग करना लगभग असंभव कर दिया। लेकिन ब्रुसेल्स ने हार नहीं मानी थी। कानूनी लड़ाई 2 अप्रैल 2020 को अपने चरम पर पहुंची।
यूरोपीय न्यायालय ने संयुक्त मामलों C71.7, 7137 और 7169 पर अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। फैसला स्पष्ट था। चेकिया, पोलैंड, हंगरी सभी ने यूरोपीय संघ कानून तोड़ा। अदालत ने उनकी सुरक्षा संबंधी छूटों को रद्द कर दिया। इसने मूल परिषद निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति की पुष्टि की। कानूनी रूप से हार थी, पर व्यवहारिक रूप से इससे कुछ नहीं बदला, क्योंकि निर्णय ऐसी समस्या संग आया जो ब्रुसेल्स हल न कर सका। कोई स्वचालित प्रवर्तन प्रणाली नहीं थी। वित्तीय दंड मुमकिन थे, पर उन्हें शुरू, बातचीत और फिर राजनीतिक मंजूरी चाहिए थी। इनमें से कुछ भी तुरंत नहीं हुआ। तत्कालीन चेक प्रधानमंत्री आंद्रे बाबिश ने राजनयिक झटका सहा और फिर आगे बढ़ गए। राजनीतिक गणित ने इसे आसान किया। 2020 तक CVVM पल्स के अनुसार गैर यूरोपीय प्रवासन के प्रति चेक विरोध 78% से ऊपर था। अनुपालन की राजनीतिक लागत अवहेलना से अधिक थी और तब तक तात्कालिकता बदल गई थी। फ्रॉन्टेक्स डेटा के अनुसार भूमध्य सागर से आगमन 2015 के 10 लाख से 2020 में 95,000 तक गिर गया। ब्रुसेल्स ने अनिवार्य कोटे को सही ठहराने जिस संकट का इस्तेमाल किया, अब वह संकट नहीं लग रहा था। चेकिया उस पल से लंबा चला, पर यही मामला दिलचस्प होता है। जिस देश को 291 प्रवासियों को अस्वीकार करने पर प्रतिबंधों की धमकी मिली, उसे अब पूरे ब्लॉक का सबसे सहयोगी सदस्य माना जा रहा है। तो यह कैसे हुआ? एक छोटा विराम। यदि आप यहां तक आए हैं और चेकिया की कहानी देख रहे हैं, तो फॉल ऑफ नेशंस सब्सक्राइब करें। हम उस भू राजनीति को खंगालते हैं जिसे कोई और नहीं छूता। 2025 के अंत में ब्रुसेल्स ने जो किया, पश्चिमी मीडिया में शायद ही किसी ने उसकी बात की। तो इस पर बात करते हैं। 8 दिसंबर 2025 को यूरोपीय संघ के गृह मंत्री ब्रुसेल्स में मिले। एजेंडा था नया प्रवासन शरण पैक्ट, जो जून 2026 तक पूरे ब्लॉक में लागू होना था। मुख्य प्रावधान एक अनिवार्य वार्षिक एकजुटता कोष था। प्रत्येक सदस्य देश के पास 3 विकल्प होंगे: शरणार्थियों का पुनर्वास स्वीकारें, सीमा रक्षकों जैसी सहायता दें, या हर अस्वीकृत प्रवासी पर 20,000 यूरो का भुगतान करें। केवल 2026 के चक्र में 21,000 पुनर्वास या 420 मिलियन यूरो नकद की मांग थी। यह वह क्षण था जब सभी को उम्मीद थी कि नई प्रणाली मध्य यूरोप पर सबसे ज्यादा असर डालेगी। 1 दशक की अवहेलना के बाद चेकिया को आखिरकार भुगतान करना पड़ेगा। कानूनी तर्क दिए गए थे, अदालती फैसले बढ़ते जा रहे थे और ब्रुसेल्स के लिए प्राग को सबक सिखाने का सही समय था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैठक समाप्त होने पर यूरोपीय संघ में प्राग के स्थायी प्रतिनिधि ने घोषणा की, चेकिया को 2026 एकजुटता कोष से पूरी छूट दी जा रही थी। न पुनर्वास, न वित्तीय योगदान, कुछ भी नहीं। ब्रुसेल्स का कारण सीधा था। फरवरी 2022 में रूसी आक्रमण के बाद चेकिया ने यूरोपीय संघ के अस्थायी संरक्षण निर्देश के तहत 400,000 यूक्रेनी शरणार्थी समाये। कुछ स्रोतों ने कुल संख्या 520,000 से ज्यादा बताई। यूरोएट के अनुसार यह भार प्रति 1,000 निवासियों पर 35.4 यूक्रेनी शरणार्थियों के बराबर था। यूरोपीय संघ का औसत मात्र 10,000 पर 9.7। चेकिया यूरोपीय संघ के औसत से 5 गुना शरणार्थी भार उठा रहा था। ब्रुसेल्स अब और मांग नहीं सकता था। 1 दशक तक पश्चिमी राजधानियों ने प्राग को एकजुटता, उचित हिस्सेदारी, गैर यूरोपीय प्रवासियों को अपनाने के नैतिक कर्तव्य पर भाषण दिए। और फिर दिसंबर 25 में यूरोपीय संघ ने आधिकारिक तौर पर माना कि चेकिया ने पर्याप्त से ज्यादा कर दिया था। ब्लॉक के बाकी हिस्सों से विरोधाभास ने इस क्षण को और तीखा किया। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, जिन्होंने चेक अवहेलना की सालों आलोचना की, अब उन्हें हजारों पुनर्वास स्वीकारने या करोड़ों यूरो के चेक देने को नहीं कहा गया। वही ब्रुसेल्स जिसने कभी प्राग को प्रतिबंधों से धमकाया, अब उन राजधानियों से अनुपालन मांग रहा था जिन्होंने उन धमकियों का समर्थन किया। यूरोपीय संघ में इस बदलाव का जश्न नहीं, बल्कि इसे समझाया जा रहा था। जो देश कभी अछूत था, अब वह इटली, ग्रीस और उन सीमावर्ती राज्यों की छूट श्रेणी में था जो सालों से ब्रुसेल्स के थोपे सिस्टम से शिकायत कर रहे थे, जिसे चेकिया लगातार नकार रहा था। 1 दशक तक गलत कहे जाने के बाद 9 दिसंबर को चेक जागे। पता चला कि ब्रुसेल्स ने चुपचाप माना कि वे सही थे। पर यहां बात और बेहतर होती है। चेकिया की नई सरकार छूट से संतुष्ट नहीं थी, वह पूरा पैक्ट खत्म करना चाहती थी। 16 दिसंबर 2025 को ब्रुसेल्स बैठक के 8 दिन बाद
नई चेक गठबंधन सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक की। अक्टूबर 2025 में चोटी सोतिर 5% वोट से यो आंदोलन जीतने के बाद आंद्रे बाबिश प्रधानमंत्री बने। उन्होंने टोमियो ओकामुरा की स्वतंत्रता और प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा दक्षिणपंथी मोटरिस्ट्स फॉर देमसेल्व्स के साथ कट्टरपंथी गठबंधन का नेतृत्व किया। 3 नवंबर 2025 को हस्ताक्षरित गठबंधन समझौते में प्रवासन स्थिति स्पष्ट थी। यूरोपीय संघ का प्रवासन पैक्ट अस्वीकृत, नया राष्ट्रीय शरण कानून स्वीकृत, अवैध प्रवासन पर शून्य सहनशीलता नीति लागू। 16 दिसंबर की कैबिनेट बैठक उस निर्णय का औपचारिक कार्यान्वयन थी जो महीनों से बन रहा था। एक निर्णय जिसे 1.5 मिलियन एओ और 600,000 एसपीडी मतदाताओं ने मतदान पेटी में समर्थन दिया था। एजेंडे का पहला बिंदु था यूरोपीय संघ प्रवासन और शरण पैक्ट अस्वीकार करने का सरकारी प्रस्ताव। उन्होंने हां कहा। एक कैबिनेट सत्र में नई चेक सरकार ने वह किया जो पिछली फिया प्रशासन कभी नहीं कर पाया था। इसने सिर्फ कोटे का विरोध नहीं किया, इसने पूरे ढांचे को खारिज किया। पुनर्वास, वित्तीय विकल्प, वह पूरी व्यवस्था जिसे ब्रुसेल्स ने सालों से बनाया था। गृह मंत्री लुबामिर मेटनार ने स्थिति स्पष्ट की। प्राग उस एकजुटता सिद्धांत को अस्वीकारता है जैसा ब्रुसेल्स परिभाषित करता है। बजाय इसके नया राष्ट्रीय शरण कानून बनेगा। शरण केवल विशिष्ट अपवाद मामलों में अनुमत होगी। बाबिश ने अपनी सरकार को अवैध प्रवासन पर शून्य सहनशीलता नीति हेतु प्रतिबद्ध किया। उसी कैबिनेट बैठक ने यूरोपीय संघ की ETS2 उत्सर्जन व्यापार प्रणाली भी अस्वीकार की। ब्रुसेल्स की 2026 की 2 सबसे बड़ी नीतियां प्राग में एक ही दोपहर में समाप्त। चेकिया में राजनीतिक प्रतिक्रिया तत्काल थी। पूर्व गृह मंत्री विट्राकुसन ने तर्क दिया कि फैक्ट अस्वीकारने से चेकिया को प्रवासन प्रबंधन हेतु जरूरी कानूनी हथियार नहीं मिलेंगे। 2023 में यूरोपीय संघ समर्थक मंच पर फिर से चुने गए राष्ट्रपति पीटर पावले नई सरकार से कई मोर्चों पर टकराते हुए यह स्पष्टीकरण मांगा कि बाहर निकलने का वास्तव में क्या अर्थ होगा। 2026 की शुरुआत में हजारों चेकों ने प्राग में नई गठबंधन की दिशा का विरोध किया, पर संसदीय संख्याएं नहीं बदलीं। 15 जनवरी 26 को 26 घंटे की बहस के बाद बाबिश कैबिनेट ने 108 से विश्वास मत जीता। फरवरी की शुरुआत में अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज हुआ। गठबंधन के पास वोट थे और वे उनका इस्तेमाल कर रहे थे। जिस देश को ब्रुसेल्स ने अभी छोड़ा उसे धन्यवाद में कोई रुचि नहीं थी, वह निकलना चाहता था। तो अवहेलना का एक दशक जमीन पर कैसा दिखता है? तो जनसांख्यिकीय आंकड़ों से शुरू करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार आज चेकिया में लगभग 20,000 मुसलमान हैं, आबादी का 0.2%। 2021 चेक जनगणना में स्वयं को पहचानने वाले और भी कम थे, 5,000 के करीब। किसी भी पैमाने पर यह यूरोपीय संघ में सबसे कम मुस्लिम आबादी वाले देशों में से है। फ्रांस की मुस्लिम आबादी 8% से ऊपर, जर्मनी की लगभग 6% थी, स्वीडन 8% से ऊपर और बढ़ रहा है। चेकिया की संख्या शायद ही हिली। ये कोई दुर्घटना नहीं, ये नीति है। और इसे जेनोफोबिया कहने से पहले देखें कि क्या हुआ। चेकिया ने फरवरी 2022 के बाद 400,000 से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी अपनाए। यूरोप में किसी भी देश से प्रति व्यक्ति कहीं अधिक। लगभग 65 कामकाजी यूक्रेनी 3 साल में कार्यरत हुए। घाटे के बजाय चेक खजाने के लिए राजकोषीय अधिशेष लाए। देश ने शरणार्थियों को मना नहीं किया, सिर्फ जनादेशों को मना किया। पश्चिमी यूरोपीय एकीकरण परिणामों से यह विरोधाभास स्पष्ट है। तब भी राजकोषीय संतुलन नकारात्मक रहा। वार्षिक एकीकरण लागत कई अरब यूरो तक पहुंची। चेकिया में यूक्रेनी एकीकरण की कहानी बहुत अलग थी। सांस्कृतिक निकटता, साझा स्लाविक भाषाई जड़ें, साम्यवाद का इतिहास, जिसने चेक को रूसी आक्रमण से भाग रहे यूक्रेनियों के प्रति ग्रहणशील बनाया। सीमा पार करने के 2 सप्ताह के भीतर 90% आगमन पंजीकृत हुए। चेक परिवारों ने स्वेच्छा से घर खोले। अकेले 2022 में 60,000 से ज्यादा परिवारों ने आवास दिया। प्रणाली ने काम किया क्योंकि चेक इसे काम करवाना चाहते थे। पश्चिमी पर्यवेक्षक अक्सर यह हिस्सा चूक जाते हैं। चेक प्रवासन नीति मदद से इनकार नहीं, यह बताने से इनकार है किसे कितने और कब तक मदद करें। सुरक्षा के आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। यूरोएट के 2025 में जारी 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 6.2% चेक निवासियों को अपने पड़ोस में अपराध, हिंसा
या तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा। यूरोपीय संघ का औसत 10 के करीब है। हत्या दर प्रति लाख 0.5 से 0.6 के बीच है, जो यूरोप में सबसे कम है। यूएनओडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स में चेकिया दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक था। इस्लामी आतंकवाद का प्रभाव लगभग शून्य था। इसकी तुलना महाद्वीप में कहीं और हुई घटनाओं से करें। स्वीडन, जो एक दशक पहले उदार प्रवासन नीति का मॉडल था, पिछले कुछ सालों से गैंग हिंसा, गोलीबारी, शहरों में विस्फोट से जूझ रहा है। ऐसे मुद्दे जो 2010 से पहले वहां शायद ही मौजूद थे। जर्मनी, जिसने 2015 में करीब 10 लाख शरणार्थी स्वीकारे, राष्ट्रीय चुनावों में एएफडी को स्वायत्त से ऊपर देखा और 20 अरब यूरो से अधिक के एकीकरण लागतों से जूझ रहा है। चेकिया का रास्ता बहुत अलग दिखता है। 2024 में 50% से अधिक चेक नागरिकों ने रात में अकेले चलते हुए खुद को सुरक्षित महसूस किया, जो पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्सों से कहीं अधिक है। राज्य में सार्वजनिक विश्वास अभी भी उच्च है। पर्यटन जीडीपी के 3% से अधिक का योगदान देता है। आधी रात में प्राग की सड़कें ब्रुसेल्स की सड़कों से अलग लगती हैं और वहां के निवासी यह जानते हैं। विसेग्राद मॉडल त्रुटिहीन नहीं है। आलोचक कहते हैं यह यूरोप की मानवीय जिम्मेदारियों से बचता है। पर जिस नीति को ब्रुसेल्स वर्षों तक लापरवाह कहता रहा, उसने कम अपराध, उच्च सामाजिक विश्वास वाला देश बनाया और एक ऐसी आबादी जो परिणाम से अत्यधिक संतुष्ट है। इस विरोधाभास को अब ब्रुसेल्स बस यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकता। 10 सालों तक चेकिया एक चेतावनी, एक हठीला अपवाद, वह देश था जो समझा नहीं। और अब यह यूरोप का शायद एकमात्र देश है जिसने यह कर दिखाया। ब्रुसेल्स ने खामोशी से मान लिया है। पश्चिमी राजधानियों ने नसीहत देना बंद कर दिया है। प्रवासन समझौता जून 2026 तक पूरे ब्लॉक में लागू हो रहा है। जिस देश को प्रवासियों के लिए कभी प्रतिबंधों की धमकी मिली, उसे ब्रुसेल्स ने अब आधिकारिक तौर पर पूरे सिस्टम से छूट दी है। यह कोई छोटा बदलाव नहीं है, यह एक संरचनात्मक स्वीकृति है। यह स्वीकारोक्ति कि एक दशक तक चेकिया को गलत ठहराने के बाद यूरोपीय संघ ने स्वयं यह मान लिया है कि शायद प्राग समय से पहले सही था। परंतु बड़ा सवाल यह है कि यूरोप के लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि चेकिया का रुख कभी एक नीति के बारे में नहीं था। यह 2 प्रतिस्पर्धी दृष्टियों के बारे में था कि यूरोपीय परियोजना कैसी होनी चाहिए। एक दृष्टि अलौकिक जनादेश, अनिवार्य एकजुटता और अपरिहार्य जनसंख्या परिवर्तन पर बनी। दूसरी राष्ट्रीय संप्रभुता, नियंत्रित सीमाओं और छोटे देशों के अपने मार्ग चुनने के अधिकार पर बनी। पिछले दशक के अधिकांश समय पहली दृष्टि ने हर सार्वजनिक बहस जीती और अब दूसरी दृष्टि वह है जिसे ब्रुसेल्स चुपचाप स्वीकार कर रहा है। आप इसे आंकड़ों में देख सकते हैं। 2024 और 2025 में पूरे यूरोप के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्रवासन जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली और स्वीडन में मतदाताओं की शीर्ष 3 चिंताओं में लगातार शामिल है। मुख्य धारा की पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। गठबंधन समझौते जो 2015 में अकल्पनीय थे, 2006 में हस्ताक्षरित किए जा रहे हैं। ब्रुसेल्स की वह सहमति जिसने पिछले दशक को परिभाषित किया, वह सिर्फ डगमगा नहीं रही है। कई राजधानियों में वह पहले ही ढह चुकी है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या चेकिया पागल था या बस ध्यान दे रहा था? क्या बाकी यूरोप अंततः वही समझ रहा है जो प्राग 2015 से कह रहा है, या यह केवल अस्थायी राहत है, दबाव फिर से बढ़ने से पहले? ठीक है, अपनी राय टिप्पणियों में बताएं। हम सभी को पढ़ते हैं। और अगर आप उस भू राजनीति के अधिक विश्लेषण चाहते हैं जिसे कोई नहीं छूना चाहता, तो सदस्यता लें। और भी बहुत कुछ आने वाला है, क्योंकि अगले दशक में यूरोप की कहानी बर्लिन या ब्रुसेल्स में नहीं लिखी जाएगी। यह धीरे धीरे खामोशी से प्राग जैसे स्थानों में लिखी जा रही है।